One is SEBI chairman has to be removed from that position. नंबर में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? On Adani Makas scam, in which the Prime Minister is fully involved. One is a JPC inquiry. In their pathological hatred against Narendra Modi ji, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs. And in which the financial market regulation has now been found to have been severely compromised. तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं। There will be a massive national level agitation on 22nd of August. Throughout the country, state headquarters, we will gharav the Enforcement Directorate office. Thousands of Congress workers will gharav the ED office in each state capital on 22nd, demanding these two issues. One, the person who have no credibility at all cannot continue as a SEBI chairperson. Number two, there should be a JPC inquiry. जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, मैं कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जिसके आने के बाद पूरे देश में भूचाल सा मच जा रहा है। सियासत करने वाले से लेकर कारोबार करने वाला हर कोई हैरान और परेशान है। सवाल तब उठने लगा जब यह रिपोर्ट सामने आई और बाजार पर उस दिन जो असर था वो कितना पड़ा। शेयर बाजार पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह का जो नाम आया था, उस समूह के शेयरों में कोई गिरावट नहीं आई। मामूली गिरावट की कोई गिनती नहीं है, लेकिन बाजार को समझने वाले लोग कह रहे हैं कि शेयर पर यानी कि बाजार पर कोई असर नहीं पड़ा। हिडनबर्ग की रिपोर्ट जब पिछली दफे आई थी तो बाजार पर इसका काफी असर पड़ा था। अडानी समूह के शेयर काफी तेजी से नीचे गिरने लगे थे। उसके बाद मामले पर जांच हुई, हाय तौबा मचा और हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उस वक्त गलत साबित हो गई। यह अडानी समूह का दावा था। यह रिपोर्ट भी सामने आई तो अडानी समूह का जो दावा था कि यह रिपोर्ट बेबुनियाद है। हिडनबर्ग अमेरिका की जो कंपनी है, उनके आर्टिकल से वो अमेरिका में बैठकर भारत के सत्ता को हिलाना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाना चाहते हैं, भारत के अंदर तनाव फैलाना चाहते हैं और भारत में भारत के ही लोगों से भारत के पूंजीपतियों के खिलाफ माहौल बनवाना चाहते हैं। ये उनकी साजिश थी। इस तरीके की दलीलें और सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें चलने लगी। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि आखिर हिडनबर्ग की रिपोर्ट जब सामने आई उसके बाद से कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां इतनी एग्रेसिव क्यों हो गई? आखिर वो क्यों? देश के उद्योगपतियों के खिलाफ कांग्रेस एक अमेरिकी मुल्क के अखबार के या मैगजीन के या रिसर्च टीम के कुछ खबरों के हवाले पर उनके लिखी हुई एक रिपोर्ट के आधार पर अपने ही देश में इस तरीके का माहौल बना रही है कि देश की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है या जो बड़े उद्योगपति हैं वो साठगांठ करके काम कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर देश को बदनाम करने की साजिश है। ये दलीलें दी जा रही है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर दलीलें ही नहीं दी जा रही है, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से भाजपा ने, केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों ने कहा कि गलत है। भाजपा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया। बीजेपी पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों को संभाल चुके रविशंकर प्रसाद, देश के पूर्व कानून मंत्री हैं, उनको बिठा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और उन्होंने पुरानी घटनाओं का जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में जो जांच हुई थी उस जांच का हवाला दिया और इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आई थी उस रिपोर्ट में जो गड़बड़ी की शिकायत की गई थी उस गड़बड़ी को लेकर भी बताया कि ये आधारहीन बातें हैं। रविशंकर प्रसाद की दलीलें थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है
के तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। On behalf of the National Forum of the BJP, we would like to say with full sense of responsibility that after being rebuffed by the people of India, the Congress Party, its allies, and its closest allies, the Toolkit Gang, have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता। स्वाभाविक है, हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है, उसकी डेट आपको मालूम है कि जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का। 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी, बाद में एक और कंप्लीट हो गई। तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है। अच्छा होता जो राजीव गांधी और कांग्रेस के लोग जेपीसी की बात करते हैं, बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ, तो पेश हो जाते उसी में, इंटरवेन करते उसमें, कुछ नहीं किया। उसके बाद हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में, आप जवाब दीजिए। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बकायदे वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है, जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है। मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने यह अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। In their pathological hatred against Narendra Modi ji, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही
कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था, एफडीआई में, एफआईआई में। क्या वहीं जाना चाहते हैं क्या? टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास से। उनके लिए उनको तो हम जवाब देते हैं और देते रहेंगे, वो कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, जिसने 55 साल तक देश में राज किया है? क्या मतलब है इसका? मतलब कहीं से कोई चिट मिल जाए। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। परीक्षा में तो चिट मिलती है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं को जो चिट मिलती है उसका क्या किया जाए? कभी राफेल की चिट मिल गई तो लगे हिंदुस्तान में घूमने, वो सुप्रीम कोर्ट से हारे, माफी मांगना पड़ा, कंटेम्प्ट हुआ उनके खिलाफ। फिर एक दूसरी चिट मिल गई, हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट, वो चिट मिल गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बताया कि 24 में 23 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। अब हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है, तो फिर ये काउंटर प्रोडक्ट हुआ। अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ। मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, एफआईआई और एफडीआई, वो सबको रोको। बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनारियो इज नॉट ए सेफ पोजीशन। ये है इनकी सोच। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर थी वो ये निकल के सामने आई कि अब कांग्रेस इसे अपना मुद्दा बनाना चाहती है। केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से 2024 के चुनाव में हार चुकी कांग्रेस ये मुद्दा अपने हाथों में लेकर लोगों के बीच पहुंचना चाहती है। हालांकि अब तक सोशल मीडिया पर कई बार ऐसा देखा गया है कि आप पिछले कई सालों से देखा गया कि कांग्रेस जिन मुद्दों के साथ नरेंद्र मोदी और बीजेपी को रोकने घेरने की कोशिश करती है, अंत में वो जो मुद्दा होता है, वो जो सवाल होता है, वही सवाल अब बेबुनियादी हो जाता है, कांग्रेस के काम का नहीं रहता, देश के लोगों को उस मुद्दे से भरोसा हट जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ता है और उनके नेताओं को। फिलहाल कांग्रेस ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए देश भर में अब मुहिम शुरुआत की है। यह मुहिम है कि अब 22 अगस्त को, आने वाले 22 अगस्त को देश भर के अंदर जो ईडी का दफ्तर है, उस ईडी के दफ्तर का जो मुख्यालय है, वहां विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 22 अगस्त को कांग्रेस ने ऐलान किया और कांग्रेस के इस ऐलान पर विपक्ष के कई नेताओं ने भी अपनी सहमति दी है और सीधे तौर पे कहा गया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिस व्यक्ति को दोषी बताया जा रहा है, जिस सेबी के चीफ को इस पूरे मामले में संलिप्त बताया जा रहा है, उनको इस्तीफा देना होगा। अब सेबी के चीफ को इस्तीफा देने के लिए जो ईडी दफ्तर है, उस दफ्तर का घेराव किया जाएगा, क्योंकि ईडी सही तरीके से जांच नहीं कर रही, यह आरोप लगाया गया है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस ने सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया, ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नहीं भैया, हम तो 22 अगस्त को पूरे देश के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे और ईडी के साथ देश के लोगों को बताएंगे कि देश में ईडी अगर दूसरे लोगों के ऊपर होता तो कार्रवाई कर लेती, लेकिन सेबी चीफ के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सेबी चीफ और उनके जो पति हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं, वो अडानी समूह से रहे हैं और कई जगहों पर विदेश में जो फंड लगाया गया या अडानी समूह का जो कारोबार है, उसमें सेबी चीफ के परिवार के लोग उसके लाभान्वित हैं, ये आरोप लगा है। ये कहा गया कि जो सेबी की चीफ है माधवी बुच, उनके इस्तीफे की मांग कांग्रेस करेगी। One of the biggest scam is happening in the country nowadays is Hindenburg revelations, the scam related to Adani and SEBI. We unanimously
decided to have a national-wide agitation on this issue, demanding two things. One is a JPC inquiry on Adani Mecca scam, in which the Prime Minister is fully involved and in which the financial market regulation has now been found to have been severely compromised. Honorable Congress President and Rahul Gandhi ji already put forward their view very strongly today. The meeting of the General Secretaries and in charges and PCC President unanimously supported that view, and we have adopted that there will be a massive national level agitation on 22nd of August throughout the country. In state headquarters, we will gherav the Enforcement Directorate office. Thousands of Congress workers will gherav the ED office in each state capital on 22nd, demanding these two issues. One is SEBI chairman has to be removed from that position. The person who have no credibility at all cannot continue as a SEBI chairperson. Number two, there should be a JPC inquiry on this mega scam. माधवी बुच और उनके पति को लेकर जो बातें कही जा रही है वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट में एक अंदाजा लगाया गया। तो उन्होंने अपने सोर्स से जो खबर निकाली उसमें उन्होंने ये बातें बताई है। अब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो देश भर में तो बवाल मचना ही था, कांग्रेस ने तो मुद्दा बना लिया। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अब यह भी सवाल सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सेबी की तरफ से जो सफाई दी गई थी, उस सफाई के पहले क्या कोई बैठक सेबी के दफ्तर में हुआ था? आखिर उस बैठक में कौन ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने यह तय कर दिया कि माधवी बुच और उनके पति का सीधा ताल्लुकात अडानी समूह से नहीं है? आखिर ये कैसे पता चला? जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था सेबी की तरफ से, उस प्रेस रिलीज में यह दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर अलग अलग चीजें हैं, कि उसमें किसी अधिकारी का सिग्नेचर तक नहीं है, ना ही किसी अधिकारी के हवाले से कहा गया है। वो सेबी की तरफ से कहा गया, सेबी के जो कम्युनिकेशन ग्रुप है उसके माध्यम से भेजा गया है। तो इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि 22 अगस्त को ईडी दफ्तर पर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन से क्या एक सियासत होगी, या 22 अगस्त के सहारे कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में जो हार उनको मिली थी, वो कई राज्यों में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को बदनाम करके क्या वोट बैंक की राजनीति करेगी? क्या वोट अपने पक्ष में कर पाएगी? लोगों को फिर से बताने में कामयाब हो पाएगी जो 2024 में बताने में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस सफल नहीं हो पाई थी कि बीजेपी के जो शासन काल में गड़बड़ियां हुई है? अगर अब ईडी दफ्तर पे यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देश भर के अंदर जो हालात बने हुए हैं, ऐसे किसी हालात से, या सेबी चीफ जो माधवी बुच है उनको लेकर कि अडानी समूह से उनका ताल्लुक जुड़ा हुआ है, जिस अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी ने संसद और संसद के बाहर कई आरोप लगाए थे, उन आरोपों से अडानी और बीजेपी के रिश्ते में कोई कमी नहीं आई और ना ही अडानी समूह के शेयरों में कोई गिरावट आया। अडानी समूह का कारोबार लगातार बढ़ते जा रहा है। फिर कांग्रेस बेवजह देश के करोड़पति बिजनेस घराने के जो लोग हैं उनको टारगेट करके क्या करना चाहती है? कांग्रेस के पास कोई देश में एक ऐसा एजेंडा नहीं है जो लोगों के जरूरत के मुद्दे पर बात कर पाए। सवाल कई तरीके के सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे और पूछे जा रहे हैं। अब 22 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम पर नजर बनाए रहेंगे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या मुद्दा है जो इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं? आखिर इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों ही मुख्य जो दल है देश के अंदर, राजनीतिक दल है, एक सत्ताधारी दल और दूसरा जो विपक्ष में बैठे यानी रूलिंग पार्टी और जो विपक्ष की पार्टी है, वो केवल इस आधार पर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलकर देश के लोगों के सामने कौन सा मैसेज देना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति ने जो विदेश में जिनकी संस्था है, जिनका कारोबार विदेश में है, जो विदेश के व्यक्ति हैं, उनका भारत से कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, उनके किसी आर्टिकल को आधार बनाकर क्या भारत में इस तरीके के माहौल बनाना जायज है? सवाल आज भी बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा। अब इसका असर कितना होगा और फायदा किसको मिलेगा ये देखना होगा। फिलहाल बाजार पूरी तरीके से स्थिर है, बाजार में कोई गिरावट नहीं आई, लिहाजा बीजेपी के लोगों का यह कहना है कि देखिए बाजार नहीं गिरा,
यानी हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट था जिसके आधार पर यह बवाल मचा है वही गलत है। अब गलत और सही का फैसला करना है, फैसला आपको भी लेना है और विवेक से फैसला आपको भी देना है। इस तरीके के मुद्दे पर देश के आम लोगों को ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि फैसला हम और आप करते हैं देश की सरकार चुनने में, विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनकी स्थिति बनाने में। विपक्ष इस तरीके के मुद्दे पर अगर सरकार को घेरने में नाकाम हो जाती है या सफल हो जाती है तो इसका फायदा देश के लोगों को कितना होगा ये भी देखना दिलचस्प है।